क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के पास कौन कौन सी कार्स के कलेक्शंस हैं? मोदी जी के काफिले में आपको मर्सिडीज बेंज, टाटा सफारी, BMW 7 सीरीज, BMW X5 और रेंज रोवर जैसी हाई सिक्योरिटी लग्जूरियस कार देखने को मिल जाएगी। लेकिन जब हमारे पीएम पब्लिक के बीच होते हैं तो वह हमेशा से ही ब्लैक कलर की लैंड क्रूजर में बैठे नजर आते हैं। साल 2022 में जब सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, तब सलमान खान ने अपने लैंड क्रूजर को बुलेट प्रूफ कार में मॉडिफाई करवा लिया था। एक और केस स्टडी आपको बताता हूँ। अब जरा इस फोटो को देखिए। साल 2019 में जब ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी कैथरीन एलिजाबेथ पाकिस्तान विजिट करते हैं, तो इस्लामाबाद में हमें उनके काफिले का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है, जिसमें विलियम और केट अपने ब्रिटिश एक्सीलेंस को दिखाने के लिए रेंज रोवर में बैठे हुए थे, लेकिन टोयोटा की लैंड क्रूजर एसयूवीज ने उनकी कार को चारों ओर से घेरा हुआ था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि देश दुनिया की वीवीआईपीज आखिर लैंड क्रूजर पर इतना विश्वास क्यों करते हैं, और खास तौर से जब बात अपनी कार को आर्मर्ड व्हीकल में मॉडिफाई कराने की आती है तो सबसे पहले लैंड क्रूजर को ही क्यों चुना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द्विज फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। वैसे जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि आर्मर्ड व्हीकल का मतलब होता है वह गाड़ी जिनके विंडशील्ड, बॉडी और यहाँ तक कि टायर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर दिया जाता है जिससे किसी भी हमले में उसके अंदर बुलेट्स या फिर एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट कम से कम हो। अब टोयोटा लैंड क्रूजर आज जिस भी मुकाम पर खड़ी है यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस लग्जरी एसयूवी को चोरी की गई है। इसको एक कार से कॉपी किया गया है और अमेरिका के टेक्निकल असिस्टेंट से बनाया गया था। अब शायद यह बात आपको समझ नहीं आई होगी, क्यों है ना? तो चलिए इसके लिए थोड़ी डिटेल में इस पूरी घटना को आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है साल 1936 से, जब जापान और चाइना के बीच वार की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे में इंपीरियल जापानीज आर्मी टोयोटा को एक ऐसी कार बनाने को कहती है जिसका इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशन में किया जा सके। अगले ही साल जापान और चाइना के बीच वॉर भी शुरू हो जाता है, लेकिन टोयोटा समय की कमी की वजह से जापानीज आर्मी को कोई कार बनाकर नहीं दे पाती है। इसी बीच साल 1942 में जापान की आर्मी फिलीपींस पर कब्जा कर लेती है और यहाँ से उन्हें एक विलीज जीप मिलती है। वैसे आपके जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस समय विलीज जीप अमेरिका की बहुत सक्सेसफुल ऑफ रोडर कार मानी जाती थी और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन मिलिट्री में ऐसे ही 6 लाख से ज्यादा कार शामिल थे। जापान की आर्मी फिलीपींस से चुराई हुई ये विलीज जीप टोयोटा के पास लेकर आती है और अपने कंपनी से इस तरह की टेक्नोलॉजी समझकर सेम ऐसी ही कार जापानीज मिलिट्री के लिए बनाने को कहती है। हालांकि ऐसा करने में टोयोटा नाकाम रहती है, पर हाँ, टोयोटा ने AK-10 नाम की एक कार जरूर बना ली थी, लेकिन जापानीज मिलिट्री को ये कार कुछ खास पसंद नहीं आई। पर दोस्तों, इन असफलताओं के बाद भी टोयोटा की किस्मत में तो जैसे विलीज जीप को बनाना पहले से ही लिखा जा चुका था। ये बात है साल 1950 की, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वॉर शुरू हो जाता है, जहां यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को तो वहीं अमेरिका साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका अपने मित्र साउथ कोरिया को मिलिट्री कार्स देना चाहता था, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिका यह नहीं चाहता था कि वो यूएसएसआर को नाराज करे और दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़े। इसलिए वह जापान की मदद लेता है और विलीज जीप की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी टोयोटा के साथ शेयर कर देता है। अब टोयोटा के पास विलीज जीप की टेक्नोलॉजी आ चुकी थी और इसकी मदद से टोयोटा ने जनवरी 1951 तक अपनी मिलिट्री कार का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया, जिसका नाम था जीप बीजे। बी टोयोटा V सीरीज इंजन से आया था और जे जीप से आया था। जून 1951 तक टोयोटा इसका वर्किंग मॉडल भी तैयार कर लेता है, जिसे टोयोटा के एक ड्राइवर इचिरो ताहिरा ड्राइव करते हुए माउंट फूजी के 6th स्टेज तक लेकर जाते हैं। उस समय वहां जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी भी मौजूद थी, जो कि इस कार की परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और फिर जापान से अमेरिका के कहने पर 100 ऐसी ही व्हीकल्स साउथ कोरिया भेजी जाती हैं, जो कि कोरियन वार में उसके लिए काफी मददगार साबित होती हैं। साल 1953 में कोरियन वार खत्म हो जाने के बाद अगले ही साल विलीज कंपनी ने टोयोटा के खिलाफ ट्रेडमार्क वायलेशन का केस कर दिया। टोयोटा ने तो बस इसकी आउटर अपीयरेंस को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया था, जबकि विलीज ने टोयोटा को सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज करने का परमिशन दिया था। और हाँ, टोयोटा ने कॉपी तो विलीज जीप को किया था, पर वह अपनी इंस्पिरेशन हमेशा से ही ब्रिटेन में बनाई जाने वाली लैंड रोवर मिलिट्री व्हीकल को मानते थे। और यही वजह थी कि टोयोटा अपनी कार का नाम बदलकर लैंड क्रूजर कर देता है, जो कि आज भी इसी नाम से जानी जाती है। अगर आपको बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में जानना है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं।
हालांकि इसके बाद से टोयोटा खुद से ही इस कार की टेक्नोलॉजी को काफी इम्प्रूव करता है और आने वाले सालों में इसके कई सारे वर्जन्स भी लॉन्च करता है। साल 1955 में टोयोटा ने 2 नए मॉडल J20 और J30 को लॉन्च किया और अपनी कार को ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए अमेरिकन मार्केट में भी इंटर हो जाता है। हालांकि उनका यह कदम बिल्कुल भी सक्सेसफुल साबित नहीं होता है और साल 1958 में वो सिर्फ एक कार ही बेच पाते हैं। पर अच्छी बात तो यह थी कि टोयोटा अपने फेलियर के साथ ही अपनी गलतियों को समझ चुका था, क्योंकि फिलहाल तक टोयोटा लैंड क्रूजर अपनी ऑफ रोड परफॉर्मेंस की वजह से फेमस थी, लेकिन टोयोटा जानती थी कि इसे मास लेवल और आम लोगों के बीच सक्सेसफुल बनाने के लिए इसके इंटीरियर को भी कंफर्टेबल और प्रीमियम बनाना होगा। और फिर यह सब समझने के बाद साल 1960 में टोयोटा ने अपने J40 मॉडल लॉन्च किया और कुछ इस तरह से साल 1968 तक वो अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड बन गए। टोयोटा ने समय के साथ इनोवेशन को कंटिन्यू रखा और अपनी कार को ऑफ रोड कैपेबिलिटीज से कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए इसके लुक्स और कंफर्ट को भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। टोयोटा के अभी तक के टोटल वर्जन्स के नाम है। साल 1951 से 1960 तक टोयोटा ने जीप BJ और 20 सीरीज को निकाला। इसके बाद 1960 से 1984 में लैंड क्रूजर 40 सीरीज, फिर 1967 से 1980 में लैंड क्रूजर 50 सीरीज, 1980 से 1990 में लैंड क्रूजर 60 सीरीज, 1990 से 1998 में लैंड क्रूजर 80 सीरीज, 1998 से 2007 में लैंड क्रूजर 100 सीरीज, 2007 से 2021 लैंड क्रूजर 200 सीरीज और आज के समय में उनकी J200 और J300 मार्केट में धूम मचाए हुए हैं। इनकी कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लैंड क्रूजर की मार्केट डिमांड इतनी ज्यादा हाई है कि इसका वेटिंग पीरियड 3.5 साल से 4 साल तक का होता है। दोस्तों, यह तो बात हुई लैंड क्रूजर की अभी तक की हिस्ट्री की, लेकिन अगर हम रेंज रोवर, मर्सिडीज और BMW जैसी कार्स पर भी नजर डालें तो फिर ये कार्स भी लैंड क्रूजर के कंपैरिजन में कहीं से भी पीछे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जब भी किसी VVIP को अपनी कार आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करानी होती है तो फिर उनकी सबसे पहली पसंद हमेशा से लैंड क्रूजर ही होती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि टोयोटा अपने लैंड क्रूजर के अंदर कुछ ऐसे स्पेक्स डालती होगी जिनकी मदद से इन कार्स को आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट कराना आसान हो जाता है, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए कि कोई भी नॉर्मल इंसान अपनी कार को आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट नहीं करा सकता। सबसे पहले उसे गवर्नमेंट से परमिशन मांगनी होती है और परमिशन मिलने के बाद ही आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकता है। और साथ ही यहाँ याद रखना होता है कि आप किसी भी कार को आर्मर्ड व्हीकल में मॉडिफाई नहीं करा सकते, बल्कि यह फैसिलिटी कुछ गिने चुने कार्स तक ही लिमिटेड होती है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी इंसान अपनी टाटा टिएगो या फिर क्विड को ले जाकर उसे बुलेट प्रूफ बनाने की डिमांड नहीं कर सकता है। बेसिकली एक नॉर्मल कार को आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट कराने का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है और इसको कोई भी ऐसी वैसी कंपनी शुरू नहीं कर सकती है। इसके लिए भी गवर्नमेंट अप्रूवल और सर्टिफिकेशंस की जरूरत होती है, जिसके बाद से कोई कंपनी इस तरह की मॉडिफिकेशंस के लिए एलिजिबल बनती है। और दोस्तों, महिंद्रा आर्मर्ड अपने इस काम के लिए इंडिया में काफी फेमस है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे एक नॉर्मल कार आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट किया जाता है और उनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कार के कंप्लीट फ्रेम को अंदर और बाहर से रिस्टोर किया जाता है और उसके ऊपर बैलिस्टिक स्टील की एक लेयर चढ़ाई जाती है। इसके बम्पर को एक्स्ट्रा मजबूती दी जाती है और साथ ही टायर्स को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि बुलेट के वार से भी ना फटे। इतना करने के बाद से हमारी कार किसी भी एक्सटर्नल शॉक को झेलने के लिए तैयार हो जाती है और इस पर ग्रेनेड और लैंड माइंस का कोई भी असर नहीं होता है। कार के सारे कांच को बदलकर इसकी जगह लेड और पॉलीकार्बोनेट ग्लास के मिक्सर से बने बुलेट प्रूफ बैलिस्टिक ग्लासेस लगाए जाते हैं, जो कि आमतौर पर 500 से भी ज्यादा राउंड की फायरिंग को सरवाइव कर सकता है। अब दोस्तों, एक नॉर्मल कार के ऊपर सिक्योरिटी की इतनी एक्स्ट्रा लेयर लगने की वजह से कार का वजन भी 500 किलो तक बढ़ जाता है, जिससे कि इसकी स्पीड और परफॉर्मेंस पर खास असर पड़ने लगता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आर्मर्ड व्हीकल में स्पेशल सस्पेंशन और ब्रेक डाले जाते हैं, जो कि कार को नई जरूरतों के हिसाब से मैनेज कर पाए। अब ये सारे मॉडिफिकेशंस कार को बुलेट प्रूफ तो बना देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि अब कार के अंदर बैठे VVIPs की सिक्योरिटी 100% इंश्योर हो चुकी है। एक आर्मर्ड कार बस उतनी ही सुरक्षित होती है जितना युद्ध के मैदान में हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर गया एक जवान होता है। अगर उसके अंदर लड़ने का जज्बा और जीतने का जुनून सवार ना हो तो शायद तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस के बाद भी वह मारा जाए। आर्मर्ड फ्रेम तो बस कुछ एक्सटर्नल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होता है,
पर असल में सिचुएशन को डील करते समय तो कार की ओरिजिनल स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी ही मेन फैक्टर होते हैं। अब दोस्तों यहीं पर टोयोटा की लैंड क्रूजर मार्केट में स्टैंड आउट करती है। अब चाहे आप दुनिया के किसी भी कार ब्रांड को उठाकर देख लें, जब बात रिलायबिलिटी की आती है तो टोयोटा हमेशा नंबर 1 पर रहती है। अब टोयोटा के इन कार्स में भी टोयोटा लैंड क्रूजर को मोस्ट रिलायबल कार माना जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि टोयोटा ने कभी भी इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटीज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर एक आर्मर्ड व्हीकल पर सामने से फायरिंग होती है तो फिर कार का ड्राइवर बस यह सोचकर नहीं बैठ सकता है कि उसको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में कार को जल्दी से जल्दी डेंजर जोन से बाहर ले जाना होता है और इसके लिए कार की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। मतलब चाहे आपकी कार ऐसी जगह पर हमले का शिकार होती है जहां रोड बहुत ज्यादा खराब है, दलदल है, इलाका रेगिस्तानी या पथरीला है, लैंड क्रूजर कैसे भी सिचुएशन में आपको बाहर निकाल देगी। लेकिन दूसरी कार इतना रिलायबल नहीं होती है। रिलायबिलिटी से आगे बढ़े तो लैंड क्रूजर के आर्मर्ड व्हीकल का भी एक डिस्क्रीट अपीयरेंस होता है जो कि हमें दूसरी कार्स में नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि हम महिंद्रा थार या फिर रेंज रोवर की आर्मर्ड व्हीकल को देखेंगे तो वह इतनी ओवरलोडेड लगती हैं कि उन्हें दूर से ही पहचाना जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर टोयोटा लैंड क्रूजर को बुलेट प्रूफ बनाने के बावजूद उसके अपीयरेंस में कुछ खास चेंज नहीं आता है और इसी वजह से कोई भी दूर से देखकर यह नहीं पहचान सकता कि कार में कोई आम आदमी जा रहा है या कोई वीवीआईपी। इसके अलावा टोयोटा अपने इस कार में कुछ ऐसे कस्टमाइजेशन फीचर्स भी देती है जो कि इसे आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट करने के दौरान काफी हेल्पफुल होती है। साथ ही इस भारी भरकम हो चुकी कार के अंदर कंफर्ट्स और स्पेस की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है और वीवीआईपी इससे आराम से लंबे सफर पर जा सकते हैं। अब दोस्तों आमतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर जैसे वीवीआईपीज लोग फॉरेन टूर्स पर जाते हैं तो वह अपने कार्स का जाकिरा भी साथ लेकर जाना पसंद करते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे में मान लीजिए कि उनकी कार खराब हो जाती है और उसे सुधारने के लिए स्पेयर पार्ट्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो फिर उन पार्ट्स को अपने देश से तुरंत नहीं मंगाया जा सकता। लेकिन दोस्तों टोयोटा के पास दुनिया के हर कोने में सर्विस सेंटर्स हैं जो कि इनके कार्स के मेंटेनेंस को तेज और आसान बना देती है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि क्यों वीवीआईपीज लैंड क्रूजर को ही आर्मर्ड व्हीकल में कन्वर्ट कराना अपनी पहली पसंद मानते हैं। अगर आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।